everyone. I'm Dr. Garima Sati. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी बिलियस फीवर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ये बिलियस फीवर? इसे ही हम जॉन्डिस कहते हैं, यानी पीलिया। इसका एक और नाम है इक्चरस फीवर या फिर येलो डिसीज के नाम से जाना जाता है। अक्सर कर ये बच्चों में ज्यादा होता है बजाय बड़ों के, और 80% जो बच्चे होते हैं उन्हें पैदा होते ही जो शुरू का पहला हफ्ता होता है उसमें ये बीमारी हो जाती है। तो अक्सर कर बच्चा पैदा हुआ और उसे जॉन्डिस होता ही है, और 80% केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में जॉन्डिस हुआ है, यानी पीलिया हुआ है। अब पीलिया में होता क्या है? तो बुखार तो आता ही है, वो भी तेज बुखार होता है। इसके अलावा सीरम में यानी ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्किन है ये भी पीली नजर आ सकती है, या स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है? तो ये जो आंखों में व्हाइट वाला जो हिस्सा है, जो सफेद है, वो पीला दिखने लगता है। सफेद के बजाय आंखें पीली दिखने लगती हैं। तो ये जो पीलापन आ जाना बिलीरुबिन के ज्यादा होने की वजह से, ये कहलाता है येलोइशनेस ऑफ द जॉन्डिस। जॉन्डिस का ये पीलापन शो करता है। तो ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, बुखार आना, साथ ही साथ स्किन या स्क्लेरा मतलब आंखों का पीला पड़ना, ये चीजें देखी जाती हैं। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और हमारी ब्लॉग वाली वेबसाइट है www.drgarimablog.com, तो उसमें जाकर आप हमारे लेटेस्ट ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। हम समझते हैं बिलियस फीवर क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्यों होता है, और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पहले ये समझते हैं कि बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल क्या है। तो 1 mg/dl से जो बिलो रहे वो नॉर्मल है, लेकिन यदि ये 1 से ऊपर जाए इसका मतलब ही है कि पीलिया हो चुका है या जॉन्डिस से पेशेंट सफर कर रहा है। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा है, या फिर दूसरा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो दोनों क्या लेवल बढ़ने से जॉन्डिस होता है, बट ये दो टाइप का है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। जैसा कि हम बता चुके हैं, पहला लक्षण ये है कि इसमें आंखों में पीलापन देखा जाता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा। ये जो आंखें सफेद हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। दूसरा लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर कोई जानता है, वो है जी मचलाता है, नौजिया वॉमिटिंग होती है, कुछ भी खाना पचा नहीं पाता है पेशेंट, और उल्टियां करता है, और खाने की स्मेल तक बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा डार्क यूरिन होती है, बहुत ज्यादा डार्क रहती है, नॉर्मल येलो नहीं रहती। इसका मतलब ही है बिलीरुबिन यूरिया, मीन्स बिलीरुबिन का यूरिन में प्रेजेंट होना, ये पहली कंडीशन है। या फिर दूसरी होगी पेल यूरिन, मीन्स एकोलिया, वो होता है कि उसमें बाइल सिक्रीशन का एब्सेंस होना। तो इस तरह की यूरिन देखी जाती है, या तो डार्क कलर की रहेगी बहुत, या बहुत ज्यादा पेल रहेगी। फैटी स्टूल होता है, मतलब स्टियाटोरिया, मीन्स स्टूल में फैट का प्रेजेंस होना इस पीलिया के दौरान। इसके अलावा खुजली बहुत होती है शरीर में पीलिया में, और बच्चों में एक सिम्टम स्पेशली मिलता है, दांत उनके पीले या हरे हो जाते हैं, ग्रीनिश या येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो बिलीरुबिन होता है वो वहां जाकर डिपॉजिट हो जाता है जब टूथ में कैल्सिफिकेशन हो रहा होता है। उस दौरान, उस एज में ऐसे सिम्टम भी देखे जाते हैं कि दांत पीले पड़ जाए या हरे से हो जाए। तो ये इसके लक्षण हैं। चलिए अब हम इसके कारण समझते हैं कि किस वजह से पीलिया होता है। तो ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, उसके फिजियोलॉजिकल पार्ट के जो अफेक्शंस हैं उस बेस पे, कि कौन सा हिस्सा अफेक्टेड है, उस हिसाब से ये 3 तरह का है। तो एक होता है लिवर में अफेक्शन हो,
एक है लिवर से पहले का हिस्सा और एक लिवर से बाद का। तो पहला हम समझते हैं लिवर से पहले का हिस्सा मीन्स प्री हेपेटिक या हीमोलाइटिक जॉन्डिस ये कहलाता है। इसका मतलब है कि प्री हेपेटिक मीन्स लिवर से पहले का और हीमोलाइटिक मीन्स आरबीसीज के टूटने की वजह से जॉन्डिस होना, मीन्स आरबीसीज का ज्यादा डिस्ट्रक्शन होना इस तरह के जॉन्डिस को प्रोड्यूस करता है। तो आरबीसी ज्यादा ब्रेक होती हैं, इस वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है म्यूकोजल सेल्स में। तो अनकॉन्जुगेटेड जब डिपॉजिट होगा तो ये अनकॉन्जुगेटेड वैरायटी भी कहलाता है। अब आरबीसी किन केसेस में ज्यादा डिस्ट्रॉय होती हैं? जिन बीमारियों की वजह से आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगी वो इस तरह का प्री हेपेटिक जॉन्डिस क्रिएट करेंगी, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, या किसी और तरह का एनीमिया है, या फिर स्फीरोसाइटोसिस मींस आरबीसीज स्फेरिकल शेप की गोल बनने लगे इंस्टेड ऑफ बाइकॉनकेव। जो नॉर्मल शेप होता है आरबीसीज का वो बाइकॉनकेव होता है, तो वैसे ना बनकर यदि वो गोल बनने लगे तो वो जल्दी टूटने लगती हैं। मलेरिया की वजह से या फिर कुछ एंजाइम्स की कमी की वजह से भी प्री हेपेटिक जॉन्डिस देखा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी दैट इज हेपेटिक या हेपेटोसेल्युलर। इसमें जो लिवर है उसकी पेरेन्काइमल सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगे, वो टूटने लगे, खराब होने लगे, जिसकी वजह से वो बिलीरुबिन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ना कर पाए, तो इस वैरायटी का जॉन्डिस या पीलिया देखा जाता है। तो इसका मेन कारण है लिवर की सेल्स का खराब होना। अब वो किस वजह से हो सकती है? तो कोई ऑटो इम्यून या जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या फिर कोई फैमिलियल हिस्ट्री में कोई लिवर रिलेटेड डिसीज चली आ रही हो, या फिर कुछ लिवर की बीमारियां जैसे एक्यूट या क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से, सिरोसिस हो जाए लिवर में उसकी वजह से, लिवर कैंसर की वजह से जो कि लिवर कार्सिनोमा भी कहलाता है, या फिर अल्कोहलिक लिवर डिसीज की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से लिवर की सेल्स खराब हो गई हों, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी तरह के ड्रग्स या मेडिसिन की वजह से उससे भी लिवर पे अफेक्ट पड़ता है, या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से लिवर अफेक्ट हो जाए तो हेपेटिक वैरायटी देखी जाती है। अब लास्ट वैरायटी है दैट इज पोस्ट हेपेटिक या कोलेस्टेटिक। नाम से ही पता चल रहा है कि लिवर के बाद कुछ अफेक्ट हो रहा है, इसलिए पोस्ट हेपेटिक। और कोलेस्टेटिक मीन्स किसी चीज का ठहराव हो रहा है, रुकना हो रहा है, कुछ चीज रुक जा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन है। स्टैटिक का मतलब ही हमें ये बता रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो बाइल है वो अनकॉन्जुगेटेड होता है प्री हेपेटिक में, लिवर से पहले वो अनकॉन्जुगेटेड होता है, लिवर में आके उसका कॉन्जुगेशन होता है। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बॉडी में लिवर से बाहर आएगा और आगे ट्रांसपोर्ट होता है बिलियरी ट्रैक्ट के थ्रू। तो यदि उस ट्रैक्ट में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये कॉन्जुगेटेड वैरायटी वाला बिलीरुबिन ये आगे नहीं जा पाता है और वहीं रुकने लगता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस वजह से इसे पोस्ट हेपेटिक या कोलेस्टेटिक वैरायटी कहते हैं। और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अफेक्टेड है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, इसलिए इसे कॉन्जुगेटेड वैरायटी भी कहा जाता है। तो जो बाइल डक्ट लिवर से बिलीरुबिन को और बाइल जूस को ट्रांसपोर्ट करती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए इसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। और बिलीरुबिन का ये एक्सक्रीशन नहीं कर पाती है तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसमें जो अफेक्टेड एरिया है वो है बिलियरी ट्रैक्ट, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होना। तो ये जो पोस्ट हेपेटिक वैरायटी है ये किन केसेस में देखी जाती है? तो पहला है कॉलिडोकोलिथियासिस, कॉमन बाइल डक्ट में गॉल स्टोन्स का प्रेजेंट होना। तो बाइल डक्ट है, यदि उसमें स्टोन्स भरे रहेंगे अंदर से तो बाइल पास आउट नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। दूसरा है पेंक्रियाटिक कैंसर। तो पेंक्रियाज में जब कैंसर होगा तो वो बाइल डक्ट को बाहर से कंप्रेस करेगा और उसको कम कर देगा, सिकोड़ देगा।
तीसरा है बिलियरी स्ट्रक्चर, जो बाइल ट्यूब है, बिलियरी ट्रैक्ट है, यदि उसकी नलिका सिकुड़ जाए, स्ट्रक्चर बन जाए, तो उन केसेस में भी ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है। बिलियरी कोलेंजाइटिस, गॉल ब्लैडर में यदि सूजन आ जाए तो उस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है। इसके अलावा बिलियरी एट्रेजिया, बाइल डक्ट का फॉर्मेशन ही ना हो, जब बच्चा पैदा हुआ है तो गॉल ब्लैडर ना बना हो, बिलियरी ट्रैक्ट कंप्लीट बना ही ना हो, तो उन केसेस में भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखा जाता है। एक्यूट या क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में यदि सूजन आ जाए तो भी पोस्ट हेपेटिक वेराइटी देखा जाता है। या फिर पेंक्रियाज में स्यूडोसिस्ट बन जाए तो इस वजह से भी पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस देखा जाता है। चलिए अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। इसके अलावा जीजीटी, पीटी, एएलटी, एएसटी का लेवल भी चेक किया जाता है, या फिर यूरिन टेस्ट करवाया जाता है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड ये भी करवाए जा सकते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन समझते हैं कि यदि इसे ठीक नहीं किया गया तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। यदि बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा बढ़ जाए और वो सीएनएस या फिर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर दे या ब्रेन को अफेक्ट कर दे और सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट बना दे यदि, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये कहलाता है कर्निक्टरस। इस वजह से कुछ भी हो सकता है, इवन डेथ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो एलोपैथिकली जो भी अंडरलाइन कॉज होते हैं उस आधार पर इसका इलाज किया जाता है। प्री हेपेटिक का अलग, हेपेटिक का अलग और पोस्ट हेपेटिक का अलग। अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके होम्योपैथिक कॉज के बारे में। तो उसमें है फियर ऑफ स्टारवेशन, फियर ऑफ पॉवर्टी, मैं गरीब हो जाऊंगा या भुखमरी का डर, फियर ऑफ ओन एग्जिस्टेंस, ये उसका कॉज है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक क्योर्ड केस के द्वारा समझेंगे कि जॉन्डिस पे होम्योपैथी का रिजल्ट कितना अच्छा है। तो एक पेशेंट, उन्हें काफी तेज बुखार था, जॉन्डिस उन्हें था और मतलब जो लिवर की जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी उनकी जॉन्डिस को शो कर रही थी। बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ था। अब हम बात करें उनके सिम्टम्स की, तो उन्हें बहुत ठंड दे के बुखार आ रहा था, गर्म कमरे में भी, बंद कमरे में भी उन्हें ठंड लग रही थी, लेकिन वो एक्सटर्नल हीट जैसे ब्लैंकेट हुआ या फिर कुछ हॉट वाटर बैग दिया गया तो वो ये सब भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें खुली हवा में तब भी जाने का मन था, इतनी तेज बुखार में भी, और कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था। जी मचलाना, उल्टी होना, बहुत सादा खाना खाने के बाद भी उल्टियां हो जाना, उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना, कभी डायरिया होना, सादा खाना भी उन्हें पच नहीं रहा था। ये सभी उनके लक्षण थे। जरा जरा सी बात पे रो देना, अपनी कंप्लेंट्स भी रो के बताना, गर्म कमरा उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, खुली हवा चाहिए थी, कंसोलेशन चाहिए था, बार बार पूछना मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मैं बहुत ठीक तो हो जाऊंगा ना, पूरा ठीक हो जाऊंगा ना, मतलब बहुत ज्यादा चिंता करना, एंजाइटी रहना खुद के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, और बहुत ज्यादा परेशान होना। और डॉक्टर एक बार बोल दे कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर एक बार फिर से बोल दो, फिर से बोल दो, इस तरह का उन्हें कंसोलेशन चाहिए था। तो पूरी हिस्ट्री के बेस पे पल्सेटिला दी गई और वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं इस जॉन्डिस के लिए। तो पहली मेडिसिन है चाइना। इसमें बुखार ठंड देकर आता है और पसीना बहुत आता है पेशेंट को, रात में सोएगा पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, और उस पसीने की वजह से उसे थकान भी बहुत ज्यादा होती है, चेहरा पूरा लाल रहेगा और बॉडी पूरी ठंडी होती है इसकी। इसे फल खाने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन उससे इसे तकलीफें बढ़ती हैं। वाइट स्टूल होगा बिल्कुल एकदम,
क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए ये रिजल्ट देती है, उसमें हेल्पफुल है। इसके अलावा जो इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं, अक्सर कर पेट दर्द की शिकायत करता है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन होता है, उसका लिवर और स्प्लीन एनलार्ज्ड देखा जाता है। पेट में उसे ऐसा लगता है जैसे गर्म पानी अंदर चल रहा है या फिर गर्म पानी अंदर दौड़ रन कर रहा है। मेंटली पेशेंट बहुत टॉर्मेंटेड फील करता है कि हर कोई उसे प्रताड़ित कर रहा है, बहुत सारे विचार होते हैं दिमाग में, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो यदि ये सारे सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो चाइना हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। तो इसमें फीवर बहुत हाई होगा, अचानक से आएगा और बहुत तेज बुखार होगा। पूरे शरीर में ऊपर बहुत जलन होती है, लेकिन पैर उसके बर्फ जैसे ठंडे होते हैं और अंदर से उसे ठंड लगती है। प्यास बिल्कुल नहीं लगती और इसे शरबत पीने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है बुखार के दौरान। बहुत ज्यादा डिसेंट्री देखी जाती है, लूज मोशंस होते हैं म्यूकस वाले, और खाना इसे पचता नहीं है, वॉमिट कर देता है। जैसे ही खाने की स्मेल आएगी तो वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जॉन्डिस के बेलाडोना में देखे जाते हैं। बट अब हम बात करें मेंटल सिम्टम की, तो बहुत गुस्से वाला इंसान है, बहुत सडन रिएक्शन देना, किसी ने कुछ बोला तो तुरंत इम्पल्सिव जवाब रहते हैं, तुरंत इम्पल्सिव हो जाता है। किसी से भी लड़ लेना, तुरंत रिएक्शन देना, दिखने में बहुत सुंदर, प्लीजेंट फेस, बहुत अच्छी स्माइल, बहुत अच्छा चेहरा सब रहेगा, लेकिन गुस्से का बहुत तेज रहेगा, एग्रेसिव रहेगा। तो यदि ये सारे सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं तो बेलाडोना हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बैप्टीशिया। तो इसमें जो फीवर होगा वो बहुत तेज होगा, लेकिन पसीना आने की वजह से वो कम हो जाता है, पसीना आने से उसे आराम लगता है। पेन बहुत होता है लिवर रीजन में, एब्डोमिनल पेन इसे बहुत होता है और अक्सर कर इसे उल्टियां हो जाती हैं। कुछ भी जरा सा भी सॉलिड खाया और उल्टी करेगा। लिक्विड इजीली चला जाता है पेट में और डाइजेस्ट हो जाता है, और खासकर पानी। लेकिन सॉलिड कुछ भी खाया, रोटी सब्जी दाल चावल, तो उसे वॉमिट कर देगा, वो निगलना भी उसके लिए डिफिकल्ट होता है। इसे भी लूज मोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल उस मोशन में जाते हैं। इसके मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है और लिवर रीजन में इतना पेन होता है कि इसका चलना मुश्किल हो जाता है। बुखार के दौरान बहुत बड़बड़ाता है, डिलीरियस स्टेट में चला जाता है, कंफ्यूजन बहुत रहते हैं। इसके अलावा इसे लगता है कि इसके बॉडी पार्ट सेपरेटेड हैं, सब अलग अलग हिस्से पड़े हुए हैं, और किसी भी तरह का मेंटल वर्क इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, अवर्जन होता है उस चीज से। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो बैप्टीशिया हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है चेलिडोनियम। तो इसमें बुखार फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी तेज होगा, कभी कम होगा, फिर तेज होगा, फिर कम होगा। पसीना से बहुत आता है, लेकिन ये कवर करना चाहता है, अनकवर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसे पूरे शरीर में जलन होती है, अंदर बहुत ठंड लगती है, इंटरनल और एक्सटर्नल चिलीनेस तो रहेगी, लेकिन जलन भी होगी। जी मचलाना, उल्टियां होना, ये सिम्टम्स भी इसमें देखे जाते हैं। लेकिन गर्म पानी पीने से इसे कुछ हद तक आराम भी मिलता है। इसको भी मोशंस में प्रॉब्लम होती है, इसका भी लिवर एनलार्ज्ड देखा जाता है, बहुत स्लो मोशन होते हैं, एकदम से पेट साफ भी नहीं होता, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल भी होता है। इसे किसी भी तरह का मेंटल एक्सर्शन पसंद नहीं है, इसे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ गलत काम करे हैं, कुछ क्राइम किए हैं, और ये किसी भी तरह का कोई काम करना पसंद नहीं करता है, और इसे ऐसा भी लगता है कि मैंने अपनी हाथ धर तबीयत खराब कर रखी है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो चेलिडोनियम हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, और हमारी ब्लॉग वाली वेबसाइट से आप लेटेस्ट ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। वो ये है www.drgarimablog.com। तो आप वहां पर जाकर ब्लॉग्स भी रीड कर सकते हैं। और
किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।